नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का केबी गुरुजी पर। मैं हूं केबी और आज के इस वीडियो में हम भारत की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं उन सारी पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने भारत की सभी प्रमुख नदियों के बारे में बात किया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को भी देखा होगा। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वह लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक है, वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग भारत की जितनी भी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उन सारी पर्वत श्रेणियों के बारे में जानेंगे। उनकी स्थिति कैसी है, उनका विस्तार कहां से कहां तक हुआ है इसके बारे में जानेंगे। उनकी सर्वोच्च चोटियों के बारे में जानेंगे। उनमें से कौन सी नदियां निकलती हैं उनके बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जितने भी तथ्य हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उन सारे तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने नदियों वाले वीडियो में आपसे कहा था कि इससे बेहतर वीडियो शायद ही आपको मिले, उसी प्रकार से मैं पर्वत श्रेणियों के वाले वीडियो में भी यह कह सकता हूं कि इससे बेहतर वीडियो शायद आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करके जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के पर्वतों के बारे में, यानी कि माउंटेन्स रेंजेस ऑफ इंडिया। तो भारत की पर्वत श्रेणियों को हम लोग कुल मिलाकर के दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा हो गया दक्षिण भारत के पर्वत, यानी कि जो हमारे साउथ इंडिया में माउंटेन रेंज है, हालांकि उनकी ऊंचाई कम है, उनको हम लोग पठारों की श्रेणी में भी रखते हैं। और उसके बाद में अगला हमारा हो गया उत्तर भारत के पर्वत। तो उत्तर भारत के पर्वत जिनमें हमारे हिमालय के पर्वत आते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको पहले हम देख लेते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे दक्षिण भारत के पर्वतों से। दक्षिण भारत के पर्वतों में पहला हमारा अरावली पर्वत हुआ, दूसरा हमारा विंध्यन पर्वत हुआ, तीसरा हमारा सतपुड़ा पर्वत हुआ, चौथा हमारा पश्चिमी घाट हुआ, पांचवा हमारा पूर्वी घाट हुआ और छठा हमारा पलनी हिल हुआ या पलनी पर्वत भी जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत के हम लोग कुल मिलाकर के 6 पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। और एक बात मैं आपको आपको बताना चाहूंगा कि नदियों वाले वीडियो की जो पीडीएफ थी वह आपको मिल गई होगी। इस वीडियो की पीडीएफ 3 से 4 दिनों के बाद मिलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एक पाठक के दृष्टिकोण से ही नहीं वरन एक आलोचक के दृष्टिकोण से भी देखें। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई गलती हो गई है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे मैं पीडीएफ में उसको सुधार दूंगा और उसके बाद में पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो ये हमने दक्षिण भारत के पर्वत की बात की। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में पहला हमारा हुआ काराकोरम, दूसरा हमारा हुआ ट्रांस श्रेणी, तीसरा हमारा हुआ महान हिमालय जिसे हम लोग मिडिल हिमालय भी कहते हैं, चौथा हमारा ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, चौथा हमारा हुआ मध्य हिमालय जिसे हम लोग मिडिल हिमालय भी कहते हैं, पांचवा हमारा हुआ शिवालिक और छठा हमारा हुआ पूर्वी श्रेणी। ध्यान रखिएगा पूर्वी घाट अलग है, दक्षिण भारत में ये हमारा पूर्वी घाट अलग है और उत्तर भारत में पूर्वी श्रेणी अलग है। कैसे अलग है ये हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए एक बार अब हम इनकी मैप पर लोकेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली की। अरावली की स्थिति हमारी है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं विंध्यन की। तो आप इसे भी मान सकते हैं गुजरात से लेकर के लगभग झारखंड तक यह फैला हुआ है। उसके बाद हमारा है सतपुड़ा। सतपुड़ा के बारे में अगर हम बात करें तो यह भी लगभग गुजरात से लेकर के झारखंड तक छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। उसके बाद में हमारी पश्चिमी घाट हुई जो कि गुजरात से लेकर के केरल तक है। उसके बाद में हमारा पूर्वी घाट हुआ। पूर्वी घाट के ठीक नीचे हमारा है पलनी हिल। पलनी हिल, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हमारे एक स्थान पर आकर के मिलते हैं। उसके बाद में हमारा अगला जो पर्वत है वह हमारा उत्तरी भारत का पर्वत है जिसका नाम है काराकोरम, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में हमारा है ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद में हमारा अगला पर्वत है बृहद हिमालय। बृहद के बाद में हमारा अगला पर्वत है मध्य हिमालय। मध्य के बाद में हमारा है शिवालिक श्रेणी। और हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में जो पर्वत श्रेणी है उसे हम लोग पूर्वी हिमालय या पूर्वी श्रेणी भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। तो अरावली सबसे पहले देखते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर के इसका विस्तार हुआ है कहां तक, जेएनयू दिल्ली तक, यानी कि दिल्ली तक इसका विस्तार है। अब इस पर्वत श्रेणी को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे।
तीन भाग कौन कौन से हुए? पहला हमारा हो गया जरगा श्रेणी, यानी कि गुजरात की तरफ से जब हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो पहली हमारी जो श्रेणी है इसे हम लोग कहेंगे जरगा श्रेणी। अगली हमारी है हर्षनाथ श्रेणी और आखिरी हमारी है दिल्ली श्रेणी। तो इस प्रकार से अरावली पर्वत को हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्थान जो इस पर स्थित हैं उसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसकी लंबाई 850 किलोमीटर के आसपास है। इसकी जो लंबाई है वह 850 किलोमीटर के आसपास है। हमारी जो जरगा श्रेणी है यहीं पर गुरु शिखर स्थित है। किसी भी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन होता है इसके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई लगभग 1700 मीटर के आसपास है। यह हमारा जरगा श्रेणी पर स्थित है। यहीं पर हमारा माउंट आबू स्थित है। माउंट आबू के बारे में आपने सुना होगा। माउंट आबू जो कि एकमात्र हिल स्टेशन है अरावली पर। ध्यान रखिएगा, माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है अरावली पर और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। बनास नदी हमारी माउंट आबू के पास से ही निकलती है। अब हम पहुंचते हैं हर्षनाथ श्रेणी पर। तो हर्षनाथ श्रेणी पर हमारी एक माइंस है, एक खान है जिसका नाम है जावर माइंस। उसके बाद में हर्षनाथ श्रेणी पर एक दूसरी माइंस है जिसका नाम है मकराना माइंस। मकराना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और तीसरी हमारी जो माइंस है वह दिल्ली श्रेणी के लगभग आसपास है। इसका नाम है खेतड़ी माइंस। तो इन माइंस में क्या क्या उत्पादन किया जाता है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। और दिल्ली श्रेणी में हमारा एक पर्वत है जिसे हम लोग कहते हैं रायसीना हिल। रायसीना हिल दिल्ली में स्थित है और आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि जैन धर्म का एक जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर हमारा स्थित है माउंट आबू पर। ध्यान दीजिएगा, माउंट आबू पर हमारा दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। मीठे पानी की एक झील जिसका नाम नक्की है वह भी यहीं पर स्थित है। आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर, आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर जो कि पहले था माउंट आबू पर, जो पहले था माउंट आबू पर, अब वह हैदराबाद में चला गया है। और इस स्थान पर जहां पर आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर था वहां पर आंतरिक सुरक्षा अकादमी यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी को यहां पर बना दिया गया है। हमने बात की थी माइंस के बारे में, तो आइए देख लेते हैं कि इन माइंस से किन किन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। जावर माइंस से जो कि उदयपुर में है, यहाँ पर आपको मिलेगा जिंक, लेड और सल्फर। जिंक, लेड और सल्फर। अगला हमारा हुआ मकराना माइंस जहां से मिलता है सफेद संगमरमर और ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के निर्माण में जिस संगमरमर का प्रयोग किया गया है वह मकराना माइंस से ही लाया गया था। फिर हमारा अगला है खेतड़ी माइंस। अगला हमारा है खेतड़ी माइंस जहां पर मिलता है कापर। ध्यान रखिएगा कि खेतड़ी के ही एक राजा थे। खेतड़ी के एक राजा थे जो कि स्वामी विवेकानंद के बहुत अच्छे मित्र थे और इन्हीं के द्वारा विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी गई थी जब वह विश्व हिंदू सम्मेलन के लिए शिकागो गए थे। तो उस समय इनको खेतड़ी के राजा के द्वारा ही स्वामी की उपाधि दी गई थी। अरावली जो हमारा है वह दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। वलित पर्वत क्या होता है? अगर आप लोगों ने भूगोल को पढ़ा होगा डिटेल में तो आपको पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये फोल्डेड माउंटेन होते हैं जो इस प्रकार से फोल्ड होते हैं। यानी कि मान लीजिए ये हमारा सिंपल हुआ कोई स्थलखंड और इस पर दोनों तरफ से अगर हम फोर्स लगाएंगे, जैसे आप स्प्रिंग को देखे होंगे, तो फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, वलन पड़ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं वलित पर्वत। तो यह अवश्य ध्यान रखिएगा कि जो अरावली है वह संपूर्ण दुनिया की, संपूर्ण विश्व की एकमात्र वलित पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर अरावली के बारे में हमने डिस्कस किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। इसकी कुल लंबाई है लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास और इसका विस्तार हुआ है गुजरात से लेकर के कहाँ तक, छत्तीसगढ़ तक। विंध्यन पर्वत श्रेणी को हम लोग 5 भागों में बांटेंगे। पहला हमारा हो गया गुजरात श्रेणी, अगला हमारा हो गया ग्वालियर श्रेणी जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। फिर हम बात करेंगे अगली श्रेणी जिसका नाम है भारनेर श्रेणी और यह हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में है। यानी कि अगर हम लोग विंध्यन पर्वत के बारे में बात करें तो आप यह कह सकते हैं कि जो हमारा विंध्यन पर्वत श्रेणी है यह लगभग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। आगे हमारा भारनेर श्रेणी के बाद में है कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी हमारा कहाँ पर स्थित है, बिहार में।
और उसके बाद में हमारा है पारसनाथ श्रेणी, जो कि स्थित है झारखंड में। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारा विंध्यन पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार गुजरात से लेकर के झारखंड तक हुआ है। इसको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। ये जो हमारी पर्वत श्रेणियां हैं ये पूर्ण रूप से सतत नहीं है और इनकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब कुछ और चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जब हम ग्वालियर श्रेणी में जाते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है जनापांव हिल, जिसका नाम है जनापांव हिल, और यहीं से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है और इटावा के पास जा करके यह यमुना नदी में मिलती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में, नदियों वाले वीडियो में, कि चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और यह इटावा के पास जा करके यमुना नदी में मिलती है। आगे हम बात करें तो भारनेर श्रेणी में एक जिला है जिसका नाम है पन्ना जिला। पन्ना जिला मुख्य रूप से प्रसिद्ध है किसके लिए? टाइगर के लिए, यानी कि बाघ के लिए और हीरे के लिए। यानी कि यहाँ पर एक खान है जहाँ से हीरो का उत्पादन किया जाता है। हीरो मतलब एक्टर नहीं, हीरो मतलब डायमंड, डायमंड का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। और अगर हम विंध्यन की सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करें या हाईएस्ट माउंटेन पीक के बारे में बात करें, हाईएस्ट पीक के बारे में बात करें तो उसका नाम है पारसनाथ। ध्यान रखिएगा, अरावली का है गुरु शिखर और विंध्यन का है हमारा पारसनाथ। तो यहाँ पर विंध्यन के बारे में हमने जाना। अब आइए जानते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने अगर भौतिक भूगोल पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको ज्वालामुखी के बारे में आइडिया होगा। तो जो हमारा विंध्यन पर्वत श्रेणी है इसमें से इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वह लावा का बना हुआ है और बाकी जो हमारा हिस्सा है वह लाल बालू पत्थर का बना हुआ है, यानी कि रेड सैंड स्टोन का बना हुआ है। तो विंध्यन के बारे में कुछ चीजें और हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि विंध्यन पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा बनाती है। यह एक प्रकार के ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सभी प्रकार के बहुमूल्य खनिज विंध्यन श्रेणी पर मिलते हैं। पन्ना हीरा, बाघ संरक्षण और हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह मैंने आपको बताया था। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, यहाँ पर आपको एक टर्म दिखा होगा ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सतपुड़ा के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। तो आइए देखते हैं सतपुड़ा के बारे में। तो सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास है। इसको भी हम 5 भागों में विभाजित करेंगे। पहला हमारा हुआ राजपीपला श्रेणी, या इसे हम लोग राजपीपला रेंज भी कहते हैं। उसके बाद में अगला हमारा हुआ महादेव श्रेणी या महादेव रेंज, जो कि हमारा स्थित है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये हमारा स्थित है गुजरात के आसपास। महादेव श्रेणी के बाद में अगली हमारी है मैकाल श्रेणी। उसके बाद में अगला हमारा है सिहावा श्रेणी और सिहावा के बाद में अगला हमारा है राजमहल श्रेणी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि राजपीपला श्रेणी हमारा गुजरात में है, महादेव श्रेणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, मैकाल श्रेणी पूर्वी मध्य प्रदेश में है, सिहावा श्रेणी हमारा छत्तीसगढ़ में है और राजमहल श्रेणी हमारा झारखंड में है। तो इस प्रकार से सतपुड़ा को भी हमने 5 भागों में बांट दिया। लंबाई इसकी है 1100 किलोमीटर। अब हम चलते हैं महादेव श्रेणी पर। महादेव श्रेणी पर एक हमारा पर्वत शिखर स्थित है जिसे हम लोग कहते हैं धूपगढ़, और धूपगढ़ हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा धूपगढ़ है वह सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आगे हम लोग बढ़ें तो यहीं पर धूपगढ़ के पास से, बैकाल जिले के पास से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी, जिसका नाम है ताप्ती नदी। और आपने सुना होगा कि जो हमारी नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, ये दोनों नदियां भ्रंश घाटियों से होकर के बहती हैं, रिफ्ट वैले। तो रिफ्ट वैले क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक पर्वत को। तो ताप्ती नदी के किनारे ही हमारा एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है जिसका नाम है सूरत। यहीं पर हमारा एक मात्र हिल स्टेशन स्थित है जिसका नाम है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है, तो पंचमढ़ी हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। उसके बाद में जब हम पहुंचते हैं मैकाल श्रेणी पर तो यहाँ पर हमारा एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक के बारे में पिछले वीडियो में यानी कि नदियों वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अमरकंटक से कौन सी नदियाँ निकलती हैं अभी एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। झारखंड में जब हम पहुँचते हैं राजमहल श्रेणी पर तो यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है स्वर्ण रेखा नदी,
जो कि गंगा की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी गंगा की सहायक नदी है। तो अब हम लोग अमरकंटक जिसके बारे में डिस्कस किया, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। अमरकंटक से हमारी 3 नदियां निकलती हैं। पहली हमारी हो गई नर्मदा नदी, दूसरी हमारी हो गई सोन नदी, और तीसरी हमारी हो गई गंगा नदी, सॉरी सोन नदी जो कि गंगा में जाके मिलती है। तीसरी हमारी हुई महानदी। तीसरी हमारी कौन सी नदी है? महानदी। तो यहाँ पर अमरकंटक के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिमी श्रेणी की। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था ब्लॉक पर्वत क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा कोई स्थल खंड हुआ, ये हमारा कोई स्थल खंड हुआ। अब पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के अंतर्जात बल काम करते हैं या बहिर्जात बल पृथ्वी के बाहर काम करते हैं, मान लीजिए कि इस बल के कारण जो हमारे यह बीच का हिस्सा है यह धंस गया, तो इस प्रकार से कुछ संरचना आप बनेगी। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। तो अगर हम विंध्यन की बात करें और हम बात करें सतपुड़ा की, जैसे ये अगर हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हुआ, तो ये हमारा हो गया विंध्यन और ये हमारा हुआ सतपुड़ा। मुख्य रूप से ये हमारे कोई पर्वत श्रेणियां नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अब यहां पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, जो हिस्सा धंस गया है, तो उसे यहां से ये दोनों पर्वत के समान दिखाई देंगे, क्योंकि ये बीच वाला जो हिस्सा धंस गया है। इस बीच वाले धंसे हिस्से को हम कहते हैं भ्रंश घाटी, और यहीं से हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियां होकर के बहती हैं आसपास के भ्रंश घाटियों से। और अगर हम बात करते हैं विंध्यन और सतपुड़ा को, तो ये दोनों ब्लॉक पर्वत हैं, क्योंकि ये कोई पर्वत नहीं है, इनके बगल का हिस्सा धंस गया, इसीलिए ये पर्वत के समान उभरे हुए प्रतीत होने लगे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक पर्वत क्या है और भ्रंश घाटियां क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिमी श्रेणी, यानी कि पश्चिमी घाट जिसे हम लोग कहते हैं, या वेस्टर्न घाट भी इसे हम लोग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पश्चिमी श्रेणी को। पश्चिमी श्रेणी का विस्तार हुआ है महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक। कहाँ से कहाँ तक? महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक। इसको हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटेंगे। पहला हमारा हो गया महाराष्ट्र श्रेणी, दूसरा हमारा हो गया कर्नाटक श्रेणी, और तीसरा हमारा हो गया अनामलाई श्रेणी। तीसरा हमारा क्या हो गया? अनामलाई श्रेणी। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में इस पर्वत पर एक चोटी है, इस पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है जिसका नाम है कालसुबई, जिसका नाम है कालसुबई। और ध्यान रखिएगा कि कालसुबई महाराष्ट्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कालसुबई महाराष्ट्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उसके बाद में हम पहुंचते हैं कर्नाटक श्रेणी में। तो यहाँ पर भी एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कुद्रेमुख। कर्नाटक में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कुद्रेमुख, और यहीं पर हमारा एक पर्वत है जिसका नाम है बाबा बुदन पर्वत। बाबा बुदन कौन थे? बाबा बुदन एक सूफी संत थे जो कि आए थे कहाँ से? अरब से, और इन्होंने भारत में सबसे पहले कॉफी का उत्पादन किया था। चिकमंगलौर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, और वहीं पर बाबा बुदन के द्वारा सबसे पहले कॉफी का उत्पादन किया गया था। फिर हम लोग पहुंचते हैं अनामलाई श्रेणी पे। तो यहाँ पर हमारा स्थित है अनाईमुदी। अनाईमुदी हमारे पश्चिमी श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ध्यान रखिएगा कि अनाईमुदी जो है वह सर्वोच्च शिखर है हमारी पर्वत श्रेणी का, और यह हमारा स्थित है केरल के आसपास। और यहीं पर अनामलाई श्रेणी पर ही स्थित है हमारी शांत घाटी, जिसे हम लोग साइलेंट वैली भी कहते हैं, और यह मुख्य रूप से पूरे विश्व में जैव विविधता के लिए, दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर हमारा अगस्तमलाई जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये जो बाद का पश्चिमी घाट का हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं इलायची पर्वत, कार्डमम हिल। आपको पता होगा कि जब हमारा आया था कौन? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा कालीकट पे जब उतरा था तो यही वह क्षेत्र था जहाँ पर वह उतरा था, और यहाँ से क्या लेके गया था? वह मसाला, और उसी मसालों के व्यापार पर उसने 60% से ज़्यादा या 60 गुने से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त किया था, और उसी को देख के बाकी यूरोपियन भी भारत में आए थे। तो इसीलिए यहाँ पर मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इलायची का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे इलायची पर्वत या कार्डमम हिल भी कहते हैं। तो यहाँ पर अनामलाई श्रेणी हो गई, और इलायची पर्वत के बाद में नीचे हमारा नागरकोल की पहाड़ियाँ हैं। अगर आपसे पूछा जाए नागरकोल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो यह हमारी केरल में स्थित है।
तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग जान लेते हैं। जैसे बाबा बुदन एक सूफी संत थे। अगस्तमलाई एक जीव मंडल निश्चय है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में शामिल है। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अनाईमुदी तमिलनाडु और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। तो पूर्वी घाट, इसको हम लोग छोटे छोटे कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला हो गया दक्षिण में बिलीगिरी श्रेणी, उसके बाद में यहाँ पर हमारा हुआ शिवराय श्रेणी, और शिवराय के बाद में अगला हमारा हुआ जावरी श्रेणी। फिर बीच का जो हमारा हिस्सा हुआ उसे हम लोग पैकोंडा या बेलिकोंडा श्रेणी कहते हैं। और आगे हमारा हुआ नल्ला मल्ला श्रेणी, नल्ला मल्ला रेंज जिसे हम लोग कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके शिखरों की, तो इसका एक जो हमारा शिखर है उसका नाम है अरमाकोंडा। उसके बाद में हमारा यहाँ पर एक शिखर है जिसका नाम है निमयगिरी और महेंद्रगिरी। ध्यान रखिएगा कि जो महेंद्रगिरी है वह पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी या महेंद्र बाहुबली भी आप लोग कह सकते हैं। विस्तार इसका हुआ है कहाँ से? उड़ीसा से। और जो हमारा महानदी है वह यहीं से होकर के गुजरती है। जहां पर हमारी पूर्वी घाट समाप्त होती है वहीं से हमारी महानदी होकर के गुजरती है। मैंने अभी आपको पश्चिमी घाट के बारे में बताया और अब हम लोग पूर्वी घाट के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट हमारा पूरी तरीके से कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि सतत है। लेकिन अगर हम लोग पूर्वी घाट के बारे में बात करें तो पूर्वी घाट हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। इसके बीच में काफी गैप है। गैप का कारण क्या है? क्योंकि जितने भी हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था, वह सारी पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और उन नदियों ने यहाँ पर काफी कटाव किया। चाहे हम गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, कावेरी की बात करें, तो इन नदियों के द्वारा यहाँ पर काफी कटान किया गया है, जिसके कारण जो हमारी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है यह पूरी तरीके से सतत नहीं है। मैंने आपको एक चीज बताया था कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पलनी हिल जिस स्थान पर मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं नीलगिरी। इसे नीलगिरी नॉट या नीलगिरी गांठ के नाम से भी जाना जाता है। अब पूर्वी घाट के बारे में कुछ तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका विस्तार हुआ है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसके अलावा कर्नाटक तक इसका विस्तार हुआ है। कुल मिलाकर के 4 राज्यों में इसका विस्तार हुआ है। इसका जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम है अरामाकोंडा। सॉरी, मैंने महेंद्रगिरी बता दिया था। तो इसका जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है यह है अरमाकोंडा। वैसे इसको लेकर के मेरे मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप लोग कृपया करके अगर आपको कंफर्म पता होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला, यह पश्चिमी घाट से पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो आप लोग बताएंगे कि पश्चिमी घाट जो है हमारी, वह सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सॉरी, पश्चिमी घाट से पुरानी पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट है। और गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियां इसको काटती हैं, इसीलिए यह हमारा सतत नहीं है। पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं उसे कहा जाता है नीलगिरी, और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर के आसपास है। तो ये हमने डिस्कस किया। अब जो हमारी दक्षिण भारत की आखिरी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पलनी हिल्स। पलनी हिल्स के बारे में आइए जानते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। छोटी सी पर्वत श्रेणी है। जैसे कि नीलगिरी नॉट पर ही सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है दोदा बेटा। कभी आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है हमारा दोदा बेटा। पलनी हिल पर ही हमारी एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है बम्बार्डी 16। तो इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम बात करें तो इसका विस्तार हुआ है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। सर्वोच्च पर्वत शिखर जो इसका है उसका नाम है बम्बार्डी 16। इसका सर्वोच्च शिखर है बम्बार्डी 16। और नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। ध्यान रखिएगा कि दोदा बेटा जो हमारा है वह दक्षिण भारत के सर्वोच्च पर्वत श्रेणियों में दूसरे स्थान पे है। पहला हमारा था अनाईमुदी जो कि पश्चिमी घाट पर था, उसके बाद में दूसरा हमारा हुआ दोदा बेटा जो कि नीलगिरी पर है। पलनी हिल्स पर ही 16 वन पाए जाते हैं। 16 फॉरेस्ट हमारा पलनी हिल पर ही पाया जाता है। यहाँ पर 2 जनजातियां भी निवास करती हैं जिनका नाम है टोडा और कोटा, जिनका नाम है टोडा और कोटा। और यहाँ पर चाय और कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर जान ली पलनी हिल के बारे में। अब दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां यहाँ पर समाप्त होती हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारे
अगली पर्वत श्रेणियां हैं, यानी कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उसी क्रम में हम बात करेंगे काराकोरम के बारे में। काराकोरम विस्तार मैंने आपको दिखा दिया था, यहाँ पर आप लोग इस इमेज में फिर से एक बार देख सकते हैं। तो काराकोरम को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। जो हमारा ये पूरा कैलाश श्रेणी है यह हमारा आ जाता है चीन में, और बाकी का जो पश्चिमी हिस्सा है यह हमारा होता है कहाँ पर, भारत में। और कैलाश श्रेणी जो मुख्य रूप से है वो है तिब्बत में, लेकिन वर्तमान में तिब्बत पर भी कब्जा किसका है, चीन का। तो इसीलिए कैलाश श्रेणी और चीन का जो पूरा रीजन है इसे हम लोग चीन में ही मानेंगे। काराकोरम की जो सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है केटू, या इसे हम लोग गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और यह हमारा स्थित है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर कुछ हमारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, यानी कि हिमखंड भी पाए जाते हैं। इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आइए इन ग्लेशियरों के नाम को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर तो आपको पता होगा, यह विश्व का सर्वोच्च युद्ध मैदान है, और सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा है किसका, भारत का। 1984 में भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन के ग्लेशियर पर कब्जा किया गया था। सियाचिन के बाद में अगला हमारा है रोंगफुक। सियाचिन के जस्ट बाद में अगला हमारा है रोंगफुक। उसके बाद में अगला हमारा है बोल्ट क्रो। फिर हमारा अगला है जिसका नाम है बायफो। तो ये क्रम आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सबसे पश्चिम में है सियाचिन, उसके बाद में है रोंगफुक, उसके बाद में है बोल्ट क्रो, और लास्ट में हमारा है बायफो। तो ये हमने जाना काराकोरम के बारे में। कैलाश श्रेणी की बात करें तो कैलाश श्रेणी पर ही है हमारा मानसरोवर झील। मानसरोवर के बारे में नदियों वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से कुल मिलाकर के 3 नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो चलिए कुछ फैक्ट और जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी औसत ऊंचाई है 6500 मीटर के आसपास। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऊंचाई है इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई हिल स्टेशन यहाँ पर नहीं स्थित है। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। कश्मीर की सर्वोच्च और दुनिया की यह दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कश्मीर की यह सर्वोच्च चोटी है, और माउंट एवरेस्ट के बाद में यह दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट और नीस नामक चट्टानों से। ग्रेनाइट और नीस नामक चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। भारतीय सेना द्वारा सियाचिन पर 1984 में कब्जा किया गया था। तो यह मैंने आपको बता ही दिया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, मानसरोवर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। पहला हमारा हो गया राकसताल। राकसताल से हमारी निकलती है सतलुज नदी। उसके बाद में अगला हमारा हुआ मानसरोवर। मानसरोवर पर हमारा जो एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयुंगडंग ग्लेशियर, जहाँ से हमारी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद में ऊपर हमारा हो गया शेरमुख। शेरमुख से हमारी निकलती है सिंधु नदी। तो इस प्रकार से यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। ध्यान रखिएगा कि शेरमुख को भारत में हम शेरमुख कहते हैं, तिब्बत में इसे चेमोलुंगपा कहते हैं, और नेपाल में इसे हम लोग सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसे हम सागर माथा कहते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। अब चलिए हम बात करते हैं अगली पर्वत श्रेणी की जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा हो गया लद्दाख, जो कि हमारा स्थित है जम्मू कश्मीर में, और अगला हमारा पूरा रीजन चला जाता है तिब्बत में। जम्मू कश्मीर में जो हमारे भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास, वह इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा द्रास है वह ट्रांस हिमालय पर स्थित है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख क्षेत्र में, और यह भारत का सबसे ठंडा हिस्सा है। तो औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 64 किलोमीटर के आसपास। निर्माण भी इसका हुआ ग्रेनाइट और नीस शैलों से। चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। भारत का जो सबसे ठंडा क्षेत्र है द्रास यहीं पर स्थित है। टेथिस सागर के अवसाद इसमें विद्यमान है। टेथिस सागर क्या है, जब हमारे पैंजिया में विखंडन हुआ था, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने बताया था कि पहले पृथ्वी पर एक ही महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा, और एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया। तो पैंजिया में जब विखंडन हुआ था तो इसके बाद में ऊपर का हिस्सा हमारा था लारेंसिया, नीचे का था गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में जो एक सागर का मुख खुला था उसका नाम था टेथिस सागर। तो ये हमारा था टेथिस सागर। तो इसी के कारण जो हमारा ट्रांस हिमालय है यहाँ पर टेथिस सागर के अवसाद भी
मिलते हैं। और टेथिस सागर के अवसाद का मतलब क्या हुआ कि उस समय जो सागरीय जीव थे या जो वनस्पतियां थी उनके अवसाद यहाँ पर अभी मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है महान हिमालय, या जिसे हम लोग ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा सवाल इससे पूछे भी जाते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी लंबा पर्वत श्रेणी है यह, जिसका विस्तार है जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। तो कौन कौन से राज्यों से होकर के यह गुजरती है, सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर पश्चिम में, उसके बाद में हिमाचल, हिमाचल के बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में हमारा हो गया नेपाल, नेपाल के बाद में यह पहुंचा सिक्किम में, सिक्किम के बाद में यह पहुंचा भूटान में, भूटान के बाद में यह हमारा पहुंच गया अरुणाचल प्रदेश में। अब हम चलते हैं जम्मू और कश्मीर पर। तो जम्मू कश्मीर पे इस पे एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, जिसका नाम है नंगा पर्वत, एक पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में हम पहुंचते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में बंदरपूंछ है और उसके अलावा एक हमारा दूसरा है नंदा देवी। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में दो पर्वत श्रेणियां हैं जिनमें एक है बंदरपूंछ जहां से हमारी यमुना नदी निकलती है और दूसरा हमारा है नंदा देवी। नेपाल में जब हम पहुंचते हैं तो नेपाल में महान हिमालय पर काफ़ी ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, जिनमें से हमारा पहला हो गया अन्नपूर्णा, उसके बाद में अगला हमारा हो गया धौलागिरी, उसके बाद में अगला हमारा हो गया लोत्से, लोत्से के बाद में अगला हमारा हो गया मकालू, और मकालू के बाद में अगला हमारा हुआ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट महान हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी होने के साथ साथ दुनिया की भी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। तो ये क्रम आप लोग ध्यान रख सकते हैं, एवरेस्ट के बाद में मकालू, मकालू के बाद में लोत्से, लोत्से के बाद में धौलागिरी और धौलागिरी के बाद में अन्नपूर्णा। तो ये हमारी हो गई। सिक्किम में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर है कंचनजंगा, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है, कंचनजंगा। हालांकि कई बार आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है केटू को लेकर के, केटू भी कई जगहों पर लिखा होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं केटू की तो वह हमारा स्थित है पीओके में। पीओके जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान की सेना ने। कब? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। उसके बाद में 1948 में जो हमारे कश्मीर का 1/3 रीजन है उस पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने। तो पीओके में स्थित है, इसीलिए कंचनजंगा को ही हम भारत की सर्वोच्च चोटी मानेंगे। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नामचा बरुआ, और नामचा बरुआ हमारे भारत की सबसे पूर्व में स्थित पर्वत चोटी है। तो ये हमने जाना महान हिमालय के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हमारे इस हिमालय पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं रूपसू घास, और जो इसके दक्षिण में है उसे हम लोग कहते हैं देवसाई घास। ध्यान रखिएगा कि महान हिमालय के जो उत्तर में हमारे घास के मैदान है उसे हम लोग रूपसू कहते हैं, और जो इसके दक्षिण में है उसे हम लोग देवसाई कहते हैं। तो महान हिमालय के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं, जैसे कि इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर के आसपास, औसत ऊंचाई इसकी भी 6000 मीटर है, इसीलिए यहाँ पर भी कोई हिल स्टेशन नहीं है। ग्रेनाइट और नीस शैलों से इसका भी निर्माण हुआ है। उसके बाद में दुनिया के जो 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं वह महान हिमालय पर ही स्थित हैं। कुछ के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। तो आप लोग नाम ध्यान रख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो इसके नाम को ध्यान रख सकते हैं, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं महान हिमालय और काराकोरम के बारे में। तो महान हिमालय और काराकोरम के बीच में एक ठंडा मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। हिमालय पर चढ़ाई करने वाली पहली जो भारतीय महिला थी उनका नाम था बछेंद्री पाल। ध्यान रखिएगा परीक्षाओं में पूछा जाता है। और प्रथम महिला जिन्होंने इस पर चढ़ाई की थी उनका नाम था जुंको तापेई। ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला तो वो बछेंद्री पाल थी, लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो पहली महिला थी जुंको ताबेई, जो कि एक जापानी महिला थी। इसके अलावा 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भी जुंको ताबेई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया महान हिमालय के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा हो गया मध्य हिमालय, और इसमें जो हमारी सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में
उसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। उसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल जो कि स्थित है जम्मू में। उसके बाद में हम आगे पहुंचते हैं हिमाचल में। तो हिमाचल में इसका नाम है धौलाधर श्रेणी। हिमाचल में इसका नाम है धौलाधर श्रेणी। फिर हम पहुंचते हैं कहाँ पर, उत्तराखंड में, जहाँ पर यह दो भागों में डिवाइड है। एक तो हमारा है गढ़वाल श्रेणी, एक ही भाग है जिसका नाम है गढ़वाल श्रेणी। फिर हम पहुंचते हैं नेपाल में। नेपाल में इसे हम महाभारत श्रेणी कहते हैं। उसके बाद में हम आगे पहुंचते हैं भूटान में, सिक्किम में, तो वहाँ पर इसे मिसमी श्रेणी कहते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं भूटान में, और उसके बाद में हमारा पहुंच जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल में इसे धौलाधर कहते हैं, उत्तराखंड में गढ़वाल कहते हैं, नेपाल में महाभारत कहते हैं, सिक्किम में मिसमी कहते हैं, भूटान में इसे कुछ नहीं कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे डफला या अभोर श्रेणी भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछी जाती हैं। ऊपर हमारा हो गया काराकोरम, ऊपर हमारा हो गया काराकोरम। उसके बाद में हमारा हुआ लद्दाख, जो कि हिस्सा है ट्रांस हिमालय का। लद्दाख के नीचे है जास्कर, जो कि महान हिमालय का हिस्सा है, और इसके ठीक नीचे है पीर पंजाल, जो कि हमारा इस हिस्सा है लघु हिमालय का। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण इनके क्रम को बताइए, परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसीलिए मैंने आपको इसको अलग से बता दिया कि सबसे उत्तर में है काराकोरम, उसके बाद में है लद्दाख जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, फिर हमारा है जास्कर जो कि महान हिमालय का है, और ठीक उसके नीचे है पीर पंजाल जो कि हमारा हिस्सा है लघु हिमालय का। और जास्कर और पीर पंजाल के बीच में ही हमारी कश्मीर की घाटी स्थित है। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ इसके बारे में तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसकी औसत ऊंचाई 3800 से 4500 मीटर के आसपास है, इसीलिए इस पर हमारे हिल स्टेशन स्थित हैं। हिमालय के जितने भी हिल स्टेशन हैं वह हमारे मध्य हिमालय पर ही स्थित हैं। इसका निर्माण बेसाल्ट और शिस्ट की चट्टानों से हुआ था। महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ही विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और डल झील, डल लेक भी इसी के बीच में स्थित है। आगे हम बात करें तो कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ जाफरान की खेती की जाती है। तो करेवा क्या होता है? कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड़ पर मोटी परत होती है। जो हमारे हिमखंड होते हैं, जाहिर सी बात है ऊंचाई है तो यहाँ पर हिमखंड पाए जाएंगे, चिकनी मिट्टी होगी, और इनके ऊपर जो बर्फों की पूरी परत जमी होती है उसी को हम लोग कहते हैं करेवा। तो करेवा जो कि प्रसिद्ध है जाफरान की खेती के लिए। अगला हमारा हुआ कि जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वह स्थित है कहाँ पर? झेलम नदी के किनारे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में जाना। अब मैं आपको एक विशिष्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ। हम यहाँ पर ऊंचाई की तुलना करेंगे, यानी कि भारत के मैदानी भाग से लेकर के हम जो हिमालय की विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ से लेकर के पूरे चीन तक इसकी ऊंचाई की थोड़ी सी तुलना करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा दक्षिण का हिस्सा हुआ, यहाँ पर ये हमारा दक्षिण हुआ और ये हमारा उत्तर हुआ। तो सबसे पहला जो हमारा हुआ यह सिंधु गंगा का मैदान हो गया, यानी कि वर्तमान में जहाँ पर हम लोग हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार या इन सब मैदानी भागों से इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनकी ऊंचाई इस प्रकार से है। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे शिवालिक या बाह्य हिमालय की, तो इसकी ऊंचाई हम लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद में बृहद हिमालय जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। बृहद हिमालय के बाद में हमारी हो गई लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के बाद में हमारी हो गई कैलाश श्रेणी, और ये जो बीच का पूरा हिस्सा है जो आपको मेज की तरह से दिखाई दे रहा है पूरा समतल, ये तिब्बत का पठार हो गया, और लास्ट में हमारी कुनलुन की ढाल हो गई। तो यहाँ पर आप लोग ऊंचाई की थोड़ी सी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिवालिक श्रेणी के बारे में। तो शिवालिक श्रेणी की बात करें तो यह भी पूरी तरीके से कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते जाते हैं यह जाकर के हमारी महान हिमालय में मिल जाती है। तो शिवालिक श्रेणी जो कि पश्चिम में जम्मू कश्मीर और पंजाब की बाउंड्री पर स्थित है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यह हिमाचल और पंजाब में स्थित है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड में ये प्रवेश करती है। उत्तराखंड के बाद में नेपाल और उत्तर प्रदेश और बिहार की बाउंड्री पर यह स्थित है। उत्तर प्रदेश में इसे हम लोग कहते हैं चुड़िया मुड़िया रेन या चुड़िया मुड़िया श्रेणी।
बिहार में इसे हम लोग कहते हैं सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में इसे हम लोग कहते हैं सोमेश्वर श्रेणी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सिक्किम में। सिक्किम के बाद में अगला जो हमारा हिस्सा है वह पहुंचता है भूटान में, और भूटान के बाद में फाइनली हम पहुंचते हैं असम में। तो इस प्रकार से इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के असम तक हुआ है। शिवालिक श्रेणी के आइए नामों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि इसे हम लोग बाह्य या उप हिमालय भी कहते हैं। क्यों? देखिए, अगर हम हिमालय की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका विस्तार हुआ है। और हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि हमारी हो गई पहले ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो इस प्रकार से अगर ये कर्व के फॉर्म होंगी तो इनका सेंटर यहाँ पर होगा। तो जो सबसे नज़दीक है वो आंतरिक हिमालय हुआ, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वो हमारे बाह्य हिमालय हुए। तो इसीलिए इसे हम बाह्य या उप हिमालय भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह पूरी तरीके से सतत नहीं है। इसका निर्माण बालू, मिट्टी और पत्थर से हुआ है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 1800 से 2000 मीटर के आसपास है। तो आज के हमारे इस वीडियो की जो आखिरी पर्वत श्रेणी है उसका नाम है पूर्वी हिमालय या पूर्वी श्रेणी। तो इस प्रकार से कुछ इसका विस्तार हुआ है। आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसका विस्तार हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर इसे पटकाई बम श्रेणी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद में अगला हिस्सा आता है नागालैंड में। नागालैंड में इसे हम लोग कोहिमा श्रेणी या नागा पहाड़ियाँ भी कहते हैं। नागालैंड के बाद में आगे हम बढ़ते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में इसे हम लोग मणि हिल्स कहते हैं। मणिपुर के बाद में अगला हिस्सा आता है मिजोरम में। मिजोरम में इसे हम लोग मिजो हिल्स कहते हैं। उसके बाद में बाकी का हिस्सा जो हमारा है वह त्रिपुरा में है, जिसे हम लोग त्रिपुरा हिल्स कहते हैं। जिसे हम लोग त्रिपुरा हिल्स कहते हैं। पटकाई बम श्रेणी पर ही हमारी एक पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम है दफाबम। जिसका नाम है दफाबम। नागालैंड में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सारामती। और ध्यान रखिएगा कि सारामती हमारी पूर्वी हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जो कि स्थित है कहाँ पर? नागालैंड में। और मिजोरम में एक पर्वत चोटी है जिसको हम लोग नीली पहाड़ी भी कहते हैं। मिजोरम में इसे नीली पहाड़ी भी कहते हैं। तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइंस जिनको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि लंबाई इसकी 1100 किलोमीटर के आसपास है। निर्माण इसका हुआ है लाल बालू पत्थर से। यह भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है, और जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वह है सारामती। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, भारत की सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में डिस्कस किया। जल्द ही एक वीडियो आएगी जिसमें हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। यानी कि वह एक समग्र वीडियो होगा जिसमें हम लोग भारत के भूगोल से जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपने अपना समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।